नमस्कार मित्रों, 107.8 एफएम रेडियो जय घोष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं सुस्मित हूं आपके साथ और अब समय है कार्यक्रम काव्यधारा का। काव्यधारा वो प्रोग्राम जो आपके दिल के बेहद करीब है। जी हाँ, जिसमें आप कवियों से जुड़ते हैं, कलमकारों से जुड़ते हैं, उनकी रचनाओं से जुड़ते हैं और उनकी बातों से जुड़ते हैं। तो आज भी हमने आमंत्रित किया है एक कलमकार को, एक कवि को आपके बीच में। आइए परिचय कराते हैं। हमारे बीच में इस वक्त जयवर्धन अग्निहोत्री जी मौजूद हैं। उन्होंने हमारा ये आमंत्रण स्वीकार किया है और स्टूडियो में हमारे बीच में है। जयवर्धन जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपके सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। जयवर्धन जी हमारे बीच में हैं, एक कवि हृदय हैं। इनकी कविताएं बहुत कुछ बोलती हैं मंचों पर। तो आज क्या कुछ बोलने वाले हैं और कैसे शुरू हुई इनकी ये काव्य यात्रा, कैसे वो कविताओं में आए, कैसे उनके मन में कविताओं के लिए भाव आया, इन सब बातों के बारे में जानेंगे। लेकिन हम सोच रहे हैं क्यों ना बातों की शुरुआत करें कुछ इनकी रचनाओं से, कुछ इनके मुक्तक से, कुछ उनके गीतों से। तो क्या कुछ आप अपनी बात को शुरू करने से पहले हमारे साथियों के बीच में रखना चाहेंगे? अ, इस यात्रा के प्रारंभ में मैं एक मुक्तक सीधे सीधे सुना देता हूं। क्या बात, स्वागत है। कि टूटे मानस की पावन पीड़ा प्रलयंकर को मालूम है। वाह, उम्मीदों की अर्थी का सुख मेरे अंतर को मालूम है। आहा, अब मेरे आंसू की देह देख कर बिल्कुल विस्मित मत होना। वाह, नयनों से रुद्राक्ष बहाना केवल शंकर को क्या मालूम बात है, है। क्या बात। नयनों से रुद्राक्ष बहाना केवल शंकर को मालूम है। वाह, बहुत सुंदर पंक्तियों से शुरुआत आपने की अपनी बात की। तो हम सीधे सीधे उस बात पर आते हैं। आपके मन में ये जो कवि जो जागृत हुआ, ये कैसे जागृत हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता था हम्म, तो मेरे विद्यालय में एक टीचर थे, एक शिक्षक थे जिनका नाम था मंगलम नंदन वाजपेयी। अच्छा, तो वो विद्यालय में कुछ भी उत्सव होता था, जो शैक्षिक उत्सव होते हैं, उस दौरान वो संचालन किया करते थे कार्यक्रमों का। और दूसरे कवियों की कविता वो अपने मुंह से सुनाते थे अपने। दूसरे लोगों का काव्य पाठ करते थे। तो मन की भूमि पर काव्य का बीज जो है उनकी पावनतम हथेलियों ने रोपा। आहा, उसके बाद से यह यात्रा प्रारंभ हो गई। तो ये जो जिक्र कर रहे हैं आप, जब 7th में थे तब उस दौर जी का जिक्र कर रहे हैं। जी जी उसके बाद से जब आप आगे बढ़े, आपने पढ़ाई अपनी और आगे बढ़ाई, जी। तो उसी दौर से ये लिखना शुरू हो गया था या फिर कुछ और टाइम लगा? पकने में थोड़ा समय लगा समय चीज़ों लगा। को, लेकिन जब धीरे धीरे 7th 8th 9th के बाद 10th में जो है हाँ हाँ। यात्रा पूरी तरीके से प्रारंभ हो गई। तो आपने जब उनको देखा, जिनको आपने जिनका नाम लिया, जी उनके माध्यम से ये यात्रा आपकी शुरू हुई, जी। तो उसके बाद में आपने अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए इसमें कैसे क्या किया कि आप एक बेहतर कलमकार के रूप में, एक बेहतर कवि के रूप में लोगों के सामने आए? बेहतर गीत की यात्रा हिंदुस्तान में लाखों वर्ष पुरानी है। हम्म रामायण के कालखंड से पहले से भी गीत हिंदुस्तान की भूमि पर रचे जा रहे हैं। हम्म, तो पढ़ते समय जितने पुराने कवियों से अध्ययन, जिनके गीतों को पढ़ने का मौका मिला, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। हम्म, वर्तमान में तो एक दो गीतकार ऐसे हैं जिनसे सीखा जा सकता है, हम्म, जैसे राकेश मिश्र, सरयू पारियन जी हैं और कुमार पंकज जी एक बहुत अच्छे देश के गीतकार हैं। इसके इतर जब हम पुराने गीतकारों की तरफ देखते हैं तो हमको एक अलग आभा मंडल दिखाई देता है। वाह, और सबसे ज़्यादा यदि हमको किसी गीतकार ने प्रभावित किया तो वो रामावतार त्यागी जी थे। क्या बात, उनके गीतों की जो 2 पंक्तियां हैं वो मेरे संपूर्ण गीत यात्रा की समझ लीजिए नींव है। क्या बात है। उन्होंने 2 पंक्तियां लिखी थी कि सुख की सेज बिछाकर सोऊं यह मेरी लालसा कहाँ है। आहा, सुख की सेज बिछाकर सोऊं यह मेरी लालसा कहाँ है। पीड़ा को गालियां नहीं दो यह मेरे गीतों की माँ है। क्या बात है, क्या बात है, वाह, तो क्या बात है। रामावतार त्यागी जी, भारत भूषण जी, किशन सरोज जी, कई गीतकार हैं जिनको बिल्कुल, सब। पढ़कर बहुत कुछ सीखा जा सकता है। वाह, तो आपने इस तरह से अपने आप को संवारा और आप कवि सम्मेलनों में आ गए। तो कवि सम्मेलनों में, काव्य मंचों पर आपका जाना कितने समय से हो रहा है? मैंने जो पहला मंच है वो लगभग 3 साल पहले सीतापुर में ही लोकल अपने शहर में किया था। वो विधायक जी ने करवाया था। केशव ग्रीन सिटी नाम का मोहल्ला है, तो वहाँ से वह यात्रा प्रारंभ हुई थी। जी आप सीतापुर जिले से आप आते हैं। जी जी जी। सीतापुर जिले में जो आपका जो निवास है वो कहाँ पर है?
वो सीतापुर की एक लोकप्रिय विधानसभा है महोली, उसके अंतर्गत एक ग्राम चतुरैया आता है। मैं वहाँ का मूल निवासी हूँ। आप जैसा कि बता रहे हैं, एक ग्रामीण पृष्ठभूमि, एक ग्राम से, एक गांव से आपका आना हुआ, तो वहां पर जब आपने शुरुआत करी तो कोई आपको मुश्किलें नहीं लगी कि कैसे आगे बढ़ें? अमूमन हम किसी शहर में होते हैं तो वहां पर बहुत सारी चीज़ें हमको दिखती हैं, हमारे सामने बहुत सारी ऐसे सुविधाएं होती हैं जिनको पा करके हम आगे आसानी से बढ़ जाते हैं। ऐसा कई बार लगता है, लेकिन गाँवों में लगता है कि कैसे आगे बढ़ेंगे। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ? इसका बिल्कुल विपरीत हुआ, विपरीत हुआ? क्योंकि जब हम शहरों में देखते हैं तो यहाँ एलिट क्लास के लड़के लड़कियां हैं जो चेतन भगत को पढ़ते हैं, हाँ हाँ हैं, और कई इंग्लिश राइटर हैं, हाँ हाँ उनको पढ़ते रहते हैं। लेकिन जब मैं अपने गांव में था, मैं अपने गांव के बारे में बता रहा हूँ, हाँ हाँ कोई भी बुजुर्ग से यदि आप संवाद करेंगे हाँ हाँ, तो हर 4 मिनट में वो एक रामचरितमानस की चौपाई जरूर कोट करेगा। वाह, तो वहाँ जन जन में रामचरितमानस व्याप्त है। तो बिल्कुल। पूरा जितने भी, यदि मेरे गांव में 200 लोगों की जनसंख्या है तो कम हम्म, से कम 180 लोग ऐसे हैं जिनको कम से कम 1000 चौपाइयाँ मुँह जवानी कंठस्थ हैं रामायण की। बिल्कुल। तो थोड़ा काव्यात्मक माहौल चारों तरफ रहा, तो उसका हम्म, भी बहुत सब लोगों ने सहयोग ही किया। वाह। तो क्यों ना हम कुछ और बातों को आगे बढ़ाएं। यहाँ पर एक और आपकी रचना से सीधे सीधे जुड़े, हमारे साथी जुड़े जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, उन तक एक आपकी रचना पहुंचे तो मज़ा और भी आएगा, बातों का भी मज़ा आएगा। मैं एक मुक्तक आपको फिर सुनाता हूँ। ज़रूर, स्वागत। मेरे शुरुआती दौर के गीतों की 2 पंक्तियां हैं, वो इस मुक्तक की भूमिका में सुनाना चाहता हूँ हम्म, कि श्वासों के नर्म निवेदन पर श्वास, व्याधि घात से कंठ रुंधा है, आहा, मेरे गीतों के शरीर पर आंसू का ताबीज बंधा है। आहा, तो इन 2 पंक्तियों के माध्यम से मैं एक मुक्तक आप सबके समक्ष रखता हूँ वाह, ज़रूर। कि सुख की सांकल मौन रही, सुख की सांकल मौन सुख की सांकल मौन रही, दुख द्वार खटकता रहा उम्र भर, रही। एक जाना स्वप्न नयन में स्वयं चटकता रहा उम्र भर। वाह, ईश्वर के नियत काल चक्र में प्राण हुए स्थिर, लेकिन वाह, प्रिय कस्तूरी के खातिर मन हिरण भटकता रहा उम्र भर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो ये जो हिरन है जो भटक रहा है, जिसका जिक्र आपने इस मुक्तक में किया, इस हिरन ने भटकते भटकते इस काव्य की जो शैलियां हैं, तमाम शैलियां हैं, उसमें से किन किन शैलियों को छुआ? किन किन विधा में आपको ज़्यादा मज़ा आता है लिखने में? किस तरह का लेखन पसंद करते हैं आप? लेखन तो जब एक बार हाथ पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है कलम को पकड़ने में, तब ऐसी कोई विधा छूती नहीं रह जाती जो लिखी ना जा सके। यदि आप मूल से गीतकार हैं, यदि आपके मूल में कविता छुपी हुई है, तो फिर ऐसी कोई विधा नहीं है जो लिखी ना जा सके। लेकिन जब दृष्टि गीत की ओर जाती है, तब आत्मा के आकाश में समझ लीजिए उत्सव होने लगता है। क्या बात। क्योंकि गीत ने हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया है। वाह, गोपाल दास, नीरज हुए, ये तो अभी के गीतकार हैं, पुराने ज़माने के गीतकार। तो जो विधा ऐसी कोई नहीं जो छूती हो, लेकिन गीत रचते समय ही उत्सव महसूस होता है। अक्षर अक्षर लिखते समय उत्सव बीतता है। क्या बात है, क्या बात है। मित्रों, आप बातचीत सुन रहे होंगे, आपको बातचीत में भी बहुत कुछ ऐसा लग रहा होगा कि वाकई में एक साहित्यकार बैठा हुआ है, और उनके शब्दों में, उनकी बातों में, उनके भावों में भी कहीं ना कहीं वो कवि जो है वो बार बार लौट लौट के घूम घूम के आता है। एक चीज़ यहाँ पर जयवर्धन जी मेरे मन में आती है, आप बहुत ही युवा हैं, और जिस तरह से आपकी जो रचनाएं मैंने अभी सुनी हैं, उनमें हिंदी के शब्दों का बहुत अच्छा आपने प्रयोग किया है, बहुत समृद्धता दिखती है उसमें। तो कैसे ये हिंदी का जो आपका जो शब्दों का चुनाव है, कैसे इतना बेहतर हुआ, और कैसे आप उनको रखते हैं? उसको बेहतर करने के लिए क्या करते हैं? इस प्रश्न का सीधा उत्तर तो यही है कि यदि आप साहित्यकार हैं, हाँ। तो आप जब लिखेंगे तो ऐसी ही भाषा शैली में अभिव्यक्त होना पड़ेगा। नहीं, ये बात मैंने इसलिए भी पूछी क्योंकि आप देख रहे होंगे आजकल का जो समय है उसमें जो हमारी बातचीत है, जो हमारी कल्पना भी जो चलती है, जो हमारी सोच चलती है, वो इतना ज़्यादा मजबूत कहीं नहीं होती। ऐसे में जब कोई युवा रचनाकार कदम रखता है तो वो भी जो लिख रहा होता है उसके लेखन में भी बहुत सामान्य सी बातचीत दिखती है। लेकिन आपके लेखन में मैंने महसूस किया कि शब्दों का जो चुनाव है, जो आप बात रख रहे हैं, वो एक मजबूत बात दिखती है। तो इसके लिए आपने कैसे क्या किया? अपने आप को कैसे इस तरफ आप लाए? अलेक्जेंडर ने जब आधे से ज़्यादा विश्व पर विजय प्राप्त कर ली, तब वो अपना काफिला लेकर जा रहा था। तो रास्ते में एक फकीर मिला, उसके हाथ में एक चमकती हुई चीज़ थी। तो अलेक्जेंडर ने उससे प्रश्न किया कि ये क्या चीज़ है?
तो उस फकीर ने कहा, तुमने आधी से ज़्यादा दुनिया जीत ली है, तुम्हारे पास जितनी भी संपत्ति है, यदि तराजू के एक पल्ले पर वो पूरी तुम आधी दुनिया की संपत्ति रख दो और दूसरी पल्ले पर तराजू के मैं ये चमकती हुई चीज़ रख दूं, तो इस चमकती चीज़ जो इतनी सी है उसका भार ज़्यादा होगा, आधी दुनिया की जो तुम्हारे पास संपत्ति है वो इसके सामने कुछ नहीं है। अलेक्जेंडर चौंका, उसने कहा तुरंत तराजू मंगाया जाए। तराजू आया, एक पल्ले पर वो चमकती हुई चीज रखी गई और अलेक्जेंडर की संपत्ति आधे विश्व की। कल्पना करिए, करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति। बिल्कुल। और अलेक्जेंडर शर्मिंदा हुआ, जो फकीर ने कहा था वही सच हुआ, वो जो छोटी सी चमकती चीज थी उसका भार ज्यादा हुआ। तो अलेक्जेंडर घुटनों पर आ गया उस फकीर के सामने और कहा कि बताइए ये आखिर क्या चीज है। तो फकीर ने कहा कि प्रश्न तुमने भी पहले भी पूछा था ये क्या चीज़ है, तब मैंने नहीं बताया, लेकिन अब तुम लालसा से भरे हुए, इसीलिए अब मैं तुमको यह जरूर बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। बोले मैं 1 मिनट रुको। फकीर ने धूल उठाई और उस चमकीली चीज़ पे डाल दी, तुरंत परिणाम उल्टा हो गया। जो सिकंदर की संपत्ति थी उसका भार ज्यादा हो गया और वो चमकीली चीज़ जो पहले भार में ज्यादा थी उसका कम हो गया। तब अलेक्जेंडर ने फिर प्रश्न किया कि आखिर ये है क्या। तो उस फकीर ने कहा ये मनुष्य की दृष्टि है, ये मनुष्य की आंखें हैं। ये दिन में धूल पड़ जाए तो ये दृष्टि किसी काम की नहीं, और अगर इस आंखों में धूल न पड़ी हो मोह की, माया की, लालच की, स्वार्थ की, तो हर चीज जो जितनी भी बहुमूल्य चीज है उस सबसे ज्यादा बहुमूल्य मनुष्य की आंख है। क्या बात। तो भाषा किस प्रकार की है ये दृष्टि आकलन करती है। यदि हम अपने मन से, अपनी आत्मा से संस्कृत, या हम कहते हैं फ्रांसीसी हिंदुस्तान में बहुत कम लोग जानते हैं, यदि हम फ्रांसीसी में भी, लेकिन अगर अपने आत्मा से हम फ्रांसीसी भाषा में भी अभिव्यक्त हो रहे हैं तो एक भी मनुष्य ऐसा शेष नहीं बचेगा जो उस कविता को न समझ पाए। बिल्कुल, वो भाव पहुंचेगा कहीं ना कहीं। जैसे संगीत में कहा जाता है कि संगीत में आप बेशक आप उसके बहुत विस्तार में चीज़ें ना जानते हो, लेकिन जो आपके भाव हैं संगीत के, वो कहीं ना कहीं जो लोग सुन रहे होते हैं, श्रोता होते हैं, उन तक वो भाव पहुंचते हैं और वो संगीत जुड़ जाता है। ठीक ऐसे ही कविताओं में भी आपके हिसाब से होता है। जी। वाह। कविता यदि सरल भाषा में लिखी गई हो, लेकिन वो मन से, नैसर्गिकता से, अपने आप से, स्वयं से नहीं आई है, कहीं दूसरे का कुछ लिखा गया है, तब वो सरल भाषा में हो लेकिन लोगों को आनंद की अनुभूति नहीं होगी। लेकिन यदि पीड़ा से वो गान उपजा है तो वो चाहे जिस भाषा में हो, आदमी आह्लादित हुए बिना रह नहीं सकता। अच्छा, आप बड़े यंग हैं, अचानक से अभी आपने पीड़ा से गान की बात की, अचानक से मेरे मन में एक बात आई कि कहते हैं कोई भी जो कलमकार होता है, रचनाकार होता है, उसके लिए एक बात कही गई है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। ये बात आपके जीवन में कहाँ तक बैठती है, कहाँ तक आती है? क्या ऐसा कुछ आपके जीवन में भी हुआ? वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। हाँ, मतलब आपके जीवन में कभी कोई मेरी उम्र तो बहुत कम है, लेकिन मैं इन पंक्तियों में एक संशोधन करना चाहता हूँ। वाह। कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। कवि ही नहीं, इस दुनिया में यदि आप मनुष्य भी हैं तो आपको वियोगी होना अनिवार्यता है उस मनुष्यता के लिए। क्या बात है मित्रों। इस दुनिया में एक भी मनुष्य ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसने अपने जीवन में वियोग न सहा हो। और एक मुहावरा याद आता है, किसी का एक मुहावरा है, नाम नहीं ध्यान आ रहा, कि विरह जब भी आपके जीवन में आता है तो आपको कला देकर जाता है। क्या बात, क्या बात। तो वो कला कभी गीत के रूप में अभिव्यक्त होती है, कभी चित्रकारी के रूप में अभिव्यक्त होती है, कभी गाने के रूप में अभिव्यक्त होती है, कभी नृत्य के माध्यम से कला अभिव्यक्त होती है। वाह। तो अभिव्यक्ति का एक माध्यम है ये। विरह का पारा तय करता है, जितना अधिक पारा होगा विरह का, आपकी अभिव्यक्ति उतनी ही विराट होगी। जितना अधिक दर्द मिलेगा उतना ही अधिक, उतनी ही ऊर्जानात्मक आपकी अभिव्यक्ति होगी, चाहे वो किसी भी माध्यम में हो, चाहे कविता में, चाहे संगीत। क्या बात है मित्रों, बड़ी अच्छी बात बताई और कहीं ना कहीं इस बात को सही भी सार्थक किया आपने अपनी बात से कि हाँ ऐसा संभव है। तो यहाँ पर आपकी बात से हम जुड़े, लेकिन हमारा मन कर रहा है आपसे, हमने कुछ रचनाओं का आग्रह किया तो आपने बहुत चंद पंक्तियों में अपनी बात ख़त्म कर दी। मैं चाहता हूँ कुछ गीत के स्वरों में या कुछ ऐसा कुछ बड़ी रचना हमें सुनाएं, हमारे साथियों को सुनाएं, ताकि हम उसका भरपूर आनंद ले सकें। मैं एक गीत आपको सुनाता हूँ। वाह। ये विरोधाभासों का गीत है, लेकिन इससे पहले मैं एक मुक्तक, जो जहाँ भी गीत पढ़ता हूँ उससे पहले यह मुक्तक मैं जरूर सुनाता हूँ। स्वागत है। तो आपके सामने भी सुना रहा हूँ। स्वागत। कि प्यासी धरती के जीवन पर सावन सावन गीत रचे हैं, मन के मान सरोवर पर हमने मन भावन गीत रचे हैं। क्या बात। तुम्हारी यह बेतुकी समीक्षा व्यर्थ हमारे सम्मुख है,
हमने जीवन भर बस संपुट जैसे पावन गीत रचे हैं। क्या बात, क्या बात। गीत सुनिएगा और बताइएगा स्वागत, कैसा स्वागत। लगता। कामार्तिक कल्पित कर कमल, थामे अक्षय तुलसी दल, विस्मय अनंत अचरज अनंत अचरज अनंत विस्मय अनंत। वाह। पहला अंतरा निवेदित है हम्म, कि मोर पंख में बांध कर कष्टों का आकाश, धरती पर चलते रहे करुणा के कैलाश। वाह। शापित तृष्णा पीती है गंगा का पावन अमृत जल, वाह, विस्मय अनंत अचरज अनंत अचरज अनंत विस्मय अनंत। क्या बात। विरोधाभासों को देखते चलिएगा। दूसरा अंतरा निवेदित है। स्वागत है, स्वागत। कि जीवन के निर्देश पर घट घट बरसे प्राण, जीवन के निर्देश पर घट घट बरसे प्राण। वाह। हरी दूब के वक्ष पर विष के नीले बाण। क्या बात है, क्या बात। और शल्यक जैसे धूर्त यहाँ धारण करते हैं मखमल, वाह, विस्मय अनंत अचरज अनंत अचरज अनंत विस्मय अनंत। वाह, वाह। अब इस वाह। गीत का आखिरी अंतरा है। जरूर, स्वागत। कि मिट्टी के अधरों खिली मिट्टी के कांसे अधरों की मुस्कान, वाह, द्रग ईश्वर से मांगते रोने का वरदान। वाह। द्रग ईश्वर से मांगते रोने का वरदान। मृग मरुथल को सौंप रहे, मृग मरुथल को सौंप रहे अपने कर से ही मृग जल, विस्मय अनंत अचरज अनंत अचरज अनंत विस्मय अनंत। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गीत आपने रखा। और इस गीत के साथ ही साथ मन में एक बात आती है, आप बहुत ही युवा हैं और युवाओं के ऊपर कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी होती है जो जिस आप क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र को और आगे ले जाने की। तो आप एक रचनाकार के रूप में जब अपने आप को देखते हैं और रचनाकारों का, कवियों का, साहित्यकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं कि युवा रचनाकार के रूप में, तो आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो इसको कितना अच्छे ढंग से आगे ले जाने में समर्थ है या फिर उसमें कुछ कमियां नजर आती हैं? इस जगत में ऐसी कोई भी वस्तु अभी तक मौजूद नहीं हो पाई जिसमें कमी ना हो। बिल्कुल। तो कमी तो इस मनुष्य की अनिवार्यता है एक हिसाब से, लेकिन फिर भी अगर जैसा आपका प्रश्न है कि आज के समय में अच्छे रचनाकार में क्या क्या है, तो अभी भी आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं हिंदी काव्य जगत में जो गीत को नया आयाम दे रहे हैं, गीत के शिखर को कैलाश बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। बिल्कुल। इति शिवहरे जी हैं और रामायणधर द्विवेदी हैं, पंकज पांडे पराग जी हैं। तो कई युवा रचनाकार ऐसे हैं जो अपने क्षमताओं से, वीएम वृष्टि एक हैं, वो भी गीतकार हैं, वो भी बहुत अच्छा लिख रही हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो गीत को बहुत चमत्कृत कर रहे हैं अपने गीतों के माध्यम से। और जो पुरानी पीढ़ी है उसका भी मार्गदर्शन आज की पीढ़ी को बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है। उसमें राकेश मिश्र जी, सरयू पारीण जी हैं, कुमार पंकज जी हैं, योगी योगेश शुक्ल जी हैं, विनोद शंकर शुक्ल जी हैं। तो आज ऐसे तमाम वरिष्ठ रचनाकार भी हैं जो अपना पूरा स्नेह उन अभिव्यक्तियों को देते हैं जिन अभिव्यक्तियों के भीतर सच में पारसमणि मौजूद है। वाह जी। यहाँ पर एक और बात आती है, हम किसी भी कला में जब उसमें प्रवेश लेते हैं, उसमें कुछ करना चाहते हैं, सीखना समझना चाहते हैं, तो हम किसी ऐसे विशेषज्ञ का दामन थामते हैं जिसके सहारे हम कुछ सीख सकें। उनको हम गुरु मानते हैं और गुरु मान के उनसे शिक्षा लेते हैं, उनसे, उनके मार्गदर्शन से अपने आप को बेहतर करते हैं। कविता के क्षेत्र में आपके हिसाब से क्या लगता है, किसी गुरु का होना कितना ज़रूरी है? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या क्या इसमें आपको लगता है? मैंने बहुत पहले कथन कहा था कि प्रतिभाओं को निर्देशन की आवश्यकता नहीं होती। प्रतिभाओं को निर्देशन की आवश्यकता नहीं होती। यदि प्रतिभा आपके भीतर है तो वह हमारे जन्म से ही हमारे भीतर है। बिल्कुल। इतना और सीखना भी, प्रतिभाओं को निर्देशन की आवश्यकता नहीं होती लेकिन सीखने की आवश्यकता होती है। तराशने की जरूरत, तराशने की जरूरत होती है। तराश आप लोगों को सुनकर पढ़कर स्वयं
जो काव्य का व्याकरण की ओर यदि हम दृष्टि डालें तो आज यूट्यूब पर, गूगल पर हर चीज़ मौजूद है, वहाँ से हम व्याकरण सीख सकते हैं। और भाव तो हमारे अपने हैं, भाव किसी के निर्देशन या किसी की आज्ञा से हमारे भीतर आ नहीं सकते। तो हम अपने भावों को व्याकरण में ढाल दे, कविता हो जाएगी, तो किसी गुरु की आवश्यकता नहीं रह जाती शेष। क्योंकि भाव तो, कविता क्या है, भावों का अभिव्यक्तिकरण। भाव तो हमारे मन में है, वो किसी गुरु के द्वारा हमारे भीतर कभी ना आ सकेंगे। क्या बात। तो यदि भाव हमारे भीतर हैं तो हमको व्याकरण के लिए या हम चाहे कोई गुरु से सीख ले, वरना गूगल पे हर चीज़ आजकल मौजूद है। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से साहित्य जगत में या क्रिकेट में भी आप देखें, संगीत में भी देखें, क्षेत्र में यदि आपके भीतर योग्यता है तो आप सब कुछ सीख सकते हैं। यदि योग्यता नहीं है तो चाहे कौरव को समझाने गए थे कृष्ण भगवान, लेकिन जब स्वयं द्वारिकाधीश ने समझाया फिर भी वो नहीं समझाया। तो यदि भीतर योग्यता है तो आप सब कुछ सीख सकते हैं, लेकिन यदि भीतर योग्यता नहीं है तो आपको परमात्मा भी सिखाने आए तब भी आप नहीं सीख पाएंगे। अच्छा, ये बताइए, आप लेखन के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे में व्यक्तिगत अगर आपकी बात करें तो आपको अगर किसी का साहित्य पढ़ना हो जी। और उससे प्रेरित होना हो तो ऐसे में किसके साहित्य को पढ़ना सुनना पसंद करते हैं? जो पुराने रचनाकार हुए हैं, जो वरिष्ठ रचनाकार हुए हैं, उनमें से किसकी रचनाएं, किसका साहित्य आपको बेहतर लगता है? पुराने जितने भी रचनाकार हिंदुस्तान में हुए, उनमें जिस स्वर ने मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित किया वो नाम था श्रद्धेय श्री रामावतार त्यागी जी का। रामावतार त्यागी जी। उनके गीतों में दर्द है, कसक है, उसने मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित किया। उनका एक गीत है, आने पर मेले, आने पर मेरे, बिजली सी कौन थी सिर्फ तुम्हारे द्रग में, लगता है मेरे जाने पर सबसे अधिक तुम ही रोओगे। क्या बात है। और एक गीत आपने जरूर सुना होगा, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, यह भी त्यागी जी का ही लिखा हुआ है। बिल्कुल। तो उनके गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया। रामावतार त्यागी जी हुए, और भारत भूषण जी, किशन सरोज जी और धर्मवीर भारती जी, ये 4 गीतकार ऐसे हैं जिनके गीत मेरे, समझ लीजिए, प्राण हमेशा प्यासे रहते हैं उनके गीतों का सेवन करने के। वाह। तो ये तो बात हुई आपकी। अब ऐसे में बात ये आती है कि कोई युवा अगर इस क्षेत्र में आना चाह रहा है तो आपका जो अनुभव है इस क्षेत्र में, वो अनुभव क्या कहता है कि उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक रचनाकार होने के लिए और आगे सही तरीके से बढ़ने के लिए? उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि कोई भी यदि नया रचनाकार आता है इस फील्ड में तो उसको कई लोग ऐसे हैं जो गुरु बनने का प्रयत्न करते हैं कि इसको हम अपना चेला बना लें, और यदि उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं है तो वह फिर मंचों को भी तलाशता है कि कैसे न कैसे हम मंच पर स्थापित हो जाए। बिल्कुल। लेकिन जब भीतर आपके गीत का नाद गूंजेगा ओम की तरह, तो दुनिया स्वयं आपको मंच देगी। आपको प्रयत्न करने की आवश्यकता ही नहीं है कि हम मंच मांगते घूमें। तो बिना मंच का मोह मन में लिए यदि कोई भी तलवे आएंगे साहित्य की भूमि पर तो उनको यह जरूर प्राप्त होगा। क्या बात है। तो मित्रों, बड़ी ईमानदारी से, बड़ी साफगोई से आपने बातें करी और बातें सुनी आपने। अभी जो हम लोगों ने बातें की, चर्चा की, हम चाहते हैं कार्यक्रम का समय धीरे धीरे अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में आपकी एक और रचना हो जाए और उस बात से हम इस आज के अंक को, आज के इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम दें। मैं आपको एक गीत अपना सुनाए देता हूँ। स्वागत। और उस गीत के माध्यम से आपके श्रोताओं को प्रणाम निवेदित करता हूँ। वाह। कि राख हुआ है मन का सूरज, राख हुआ है मन का सूरज, राख हुआ है मन का सूरज, नेह अर्ण भव नहीं बजेगा। राख हुआ है मन का सूरज, नेह अर्ण भव नहीं बजेगा। कष्ट के ज्वालामुखी के ताप से लाश मन के नेह की अंतिम जली। क्या बात। प्रेम तो 6-7 दिन में चल बसा, वेदना को आयु ब्रह्मा की मिली। क्या बात। प्रेम तो 6-7 दिन में चल बसा, वेदना को आयु ब्रह्मा की मिली। कि नीव देह की शोक मग्न है,
दीप द्वार पर नहीं जलेगा, आहा, राख हुआ है मन का सूरज, वाह, नेह अनुभव नहीं बजेगा। क्या बात, क्या बात। और कामना का हर कलावा तोड़कर कामना का भाग्य कलावा के पुरहूत को अर्पित किया। क्या बात। व्योम पुष्पों की गली में मैं सदा आहा, अश्रु का अवतार होकर हूँ जिया। क्या बात। कि धरती के अनकहे भाव को मौन व्योम का नहीं कहेगा, वाह, राख हुआ है मन का सूरज, नेह अनुभव नहीं बजेगा। वाह, और आखिरी अंतरा निवेदित है, स्वागत। आपको प्रणाम करता हूँ कि मेरुगिर की श्रृंखला पर भी सदा बेल पत्रों पर प्रतापी विष चखा। क्या बात। और कष्ट हरने राम खुद आए तभी आंसुओं की नाभि में अमृत रखा। क्या बात। कि रोम रोम अरिहंत हुआ है, किसी कपट को नहीं वरेगा। क्या बात, वाह। राख हुआ है मन का सूरज, नेह अनुभव नहीं बजेगा। वाह मित्रों, बहुत सुंदर पंक्तियां जयवर्धन जी के मुखारविंद से आप तक पहुंची और इन पंक्तियों के साथ अब कार्यक्रम में हमें यहाँ पर लेना होगा विराम। तो आज के लिए बस इतना ही। और जयवर्धन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी सुंदर पंक्तियां, इतनी सुंदर रचनाएं हमारे साथियों तक पहुंचाई, अपनी बातों से हम सबको अवगत कराया कि आपकी कैसी यात्रा रही, काव्य यात्रा आपकी कैसे शुरू हुई, कैसे उसमें आप आगे बढ़े। इन सारी बातों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े, आगे भी आप ऐसे ही हमसे मिलते रहिए जी जी जी। और ऐसे ही अपनी बातें, अपनी रचनाएं हमारे साथियों तक पहुंचाते रहिए। जी, मैं भी आपके कार्यक्रम का और आपका और आपके श्रोताओं का आभार व्यक्त करता हूँ। तो मित्रों, ऐसे ही आप हमसे जुड़ते रहेंगे और जुड़ करके हम आप तक ऐसे ही कवियों को, साहित्यकारों को आप तक पहुंचाते रहेंगे, मिलवाते रहेंगे उनसे, उनकी बातों से, उनकी रचनाओं से। तो इनका आनंद लेने के लिए आप ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, आपके अपने रेडियो जयघोष पर। फिलहाल आज के अंक में मुझे यानी सुस्मित को दीजिए अनुमति, लेकिन आप सुनते रहिए आपका अपना रेडियो जयघोष। नमस्कार।